हाय एवरीवन, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम वाच्य के अगले कड़ी कर्म वाच्य पे बात करने वाले हैं। आपने पिछले वीडियो में वाच्य क्या है, वाच्य के भेद, उसकी उपयोगिता आपने देख लिया था और कर्तृवाच्य के बारे में विस्तार से आपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो यह वीडियो प्लेलिस्ट में है, उन्हें आप देखिए और उससे फायदा उठाइए। दोस्तों आइए, आज हम कर्मवाच्य पे बात करने वाले हैं। दोस्तों क्योंकि इस वाच्य में कर्म शब्द लगा है तो स्वभावतः इसमें कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कर्मवाच्य की प्रधानता और उसकी परिभाषा को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए कर्मवाच्य क्या है और उसकी परिभाषा और व्याख्या को जानने का प्रयास करते हैं। पहले कर्मवाच्य को इंग्लिश में हम पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसकी परिभाषा बनाते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, इतना लिख के आप लिख देंगे उसे कर्मवाच्य कहा जाता है तो आपकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। इतना सा कह देने से आपकी परिभाषा हो जाती है संतोषजनक। लेकिन आपकी परिभाषा और अच्छी बने उसके लिए आपको एक वाक्य और जोड़ना है दोस्तों। वो क्या जोड़ना है, यहां पे आगे लिखेंगे, अर्थात कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष होते हैं उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस परिभाषा से हम एक चीज जान रहे हैं कि वाक्य में कर्म की तो प्रधानता होती है। इस स्थिति में क्या होता है, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के हिसाब से ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष होते हैं। अर्थात इसमें कर्म यदि पुरुष एक प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगी, एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। इतना क्लियर है दोस्तों। एक चीज और आपको जानना है, वो क्या जानना है कि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक ही हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है।
इतनी बातें आप लिखेंगे तब आपके कर्मवाच्य की एक अच्छी सी परिभाषा बन जाएगी और स्वभावतः आपको अन्य साथियों से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब हम एक उदाहरण से इस कर्मवाच्य को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए उदाहरण देखते हैं। कर्मवाच्य के क्या उदाहरण है? उदाहरण, एक उदाहरण लेते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है। आम खाया जाता है। ये दो उदाहरण हमने लिखा है दोस्तों। अब हम समझते हैं इसमें कर्मवाच्य कैसे हो रहा है। ठीक है, कर्मवाच्य की परिभाषा क्या कह रहा है कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, अर्थात कर्म के लिंग वचन और पुरुष के हिसाब से ही क्रिया के लिंग वचन और पुरुष होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य है। पुस्तक क्या है? पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, तो इसके हिसाब से क्रिया क्या हो रही है? स्त्रीलिंग हो रही है। ये पुस्तक क्या हो गई दोस्तों? पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ी जाती है। क्योंकि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो रही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसी तरफ आम है, आम पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग आम है तो इसके हिसाब से ही क्रिया पुल्लिंग हो रही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो एक बार फिर से, कर्मवाच्य क्या है? क्रिया का वह रूप या क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन और पुरुष होते हैं, तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य में क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती है, अर्थात उसमें कर्म लगा होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। वाच्य दोस्तों इसलिए हमें सीखना है क्योंकि हमें वाक्य संशोधन में इसकी जरूरत पड़ेगी। ये चीजें हमें जो है कि क्रिया के स्थिति के बारे में हमें रूबरू कराता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया की क्या स्थिति होनी चाहिए, उनको हमें जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम चाहेंगे इसे आप लिख लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम उदाहरण समझाना भूल गए, इन उदाहरण में लिख देंगे। आप उदाहरण को समझाएंगे, इन उदाहरणों में क्रिया क्रमशः पढ़ना तथा खाना कर्म क्रमशः पुस्तक तथा आम के अनुसार, आम के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हुआ है, अतः यह कर्मवाच्य का उदाहरण है।
उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको अपने उदाहरण को भी समझा देना है, तभी आपको पूर्ण मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वाच्य के अंतिम भेद भाववाच्य पे बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें भाव शब्द जुड़ा है, अर्थात इसके नाम से ही यह क्लियर हो जाता है कि इसमें भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होगी। बाकी की तीन स्थितियां देखिए आपने, कर्तरी, कर्म और भाव। कर्तरी में क्या, कर्ता की प्रधानता हो रही है। कर्म में क्या है, कर्म की प्रधानता हो रही है। भाव में भाव या क्रिया की प्रधानता होगी दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है कि भाववाची की परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्रिया के जिस रूप से वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रिया के वह रूप जिससे वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता हो रही है न कर्म की प्रधानता हो रही है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ क्रिया की प्रधानता हो रही है, उसे भाववाच्य कहा जाता है। इसकी एक और विशेषता है दोस्तों, इसमें क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती है। क्योंकि क्रिया की प्रधानता हो रही है, कर्म की प्रधानता हो नहीं रही है, न कर्ता की प्रधानता हो नहीं रही है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है और लिख देना है, भाववाच्य में क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब आइए एक उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उदाहरण हम कुछ उदाहरण लिखते हैं दोस्तों। मुझसे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। ये दो वाक्य लिखा मैंने दोस्तों। इसमें देखिए उदाहरण में क्या कह रहा है, मुझसे चला नहीं जाता, अर्थात यहां पे आप देखें कि क्रिया की प्रधानता हो रही है। इस स्थिति में वाक्य के इस रूप में क्रिया हमेशा प्रधान होता है। हम ये चीजें पहले भी कह चुके हैं कि वाच्य आपको वाक्य के शुद्धिकरण में आवश्यकता होगी, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वाक्य के इस स्थिति, मुझसे चला नहीं जाता, अर्थात ये क्रिया यहां से है, चला नहीं जाता, अर्थात इसमें हमेशा पुल्लिंग हो रहा है, स्त्रीलिंग होना नहीं है, पुल्लिंग और एक वचन होता है। इसमें भी देखिए उससे पढ़ा नहीं जाता, क्रिया का रूप जो है पुल्लिंग और एक वचन होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, पुल्लिंग और एक वचन होता है।
भाववाची में याद रखना है दोस्तों कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन होता है। एक बार फिर से, भाववाची क्या है? क्रिया का वह रूप या क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया की प्रधानता अर्थात भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहा जाता है। इसमें या भाववाच्य में क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती है। और आपको और चाहे जोड़ सकते हैं कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण ये है। तो हमें उम्मीद है कि वाच्य और उसके भेद को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये कि वाच्य में एक चीज हमने बताया है कि क्रिया सकर्मक और अकर्मक की बात चलती है। कर्तृवाच्य में क्या है? क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। कर्मवाच्य में क्या है? क्रिया सिर्फ और सिर्फ सकर्मक होता है। और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपको परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी के साथ दोस्तों आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में वायरल कीजिए, ताकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उतना फायदा आपको और अन्य साथियों को हो। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।